आप बाबू साहब हैं, आप छात्री समाज से आते हैं, तो आपके लिए अध्यक्ष और महामंत्री का पद बना हुआ है। 7 साल पहले जो CBSE में पासिंग परसेंटेज था वो 7 साल के पीछे चला गया। कहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी स्वयं इन्वॉल्व हैं, नैतिकता इनकी खत्म हो चुकी है। इस व्यक्ति के अंदर न तो नैतिकता है, न ही छात्रों के प्रति ये गंभीर। नमस्कार, मैं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं बेबाक बातें। आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं वो अपने गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक छात्र नेता हैं, जिन्होंने बतौर छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय में तमाम विषयों को लेकर के संघर्ष किया है। आइए आज हम उनसे उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर के उनकी राजनीति तक के सफर को इस इंटरव्यू में जानेंगे। योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज चैनल पर आज आप आए इंटरव्यू के लिए। आपका और आपकी पूरी टीम का मैं योगेश प्रताप सिंह तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपना समय निकाल करके हमारा साक्षात्कार लेने का काम किया है, और मैं आपके पूरे चैनल को, पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। इंटरव्यू शुरू करने के पहले हमारा जो पहला आपसे प्रश्न है, योगेश सिंह कौन है? योगेश सिंह को अगर आपको अपने बारे में बताना रहे तो कौन है योगेश सिंह? मैं बहुत साधारण परिवार से, जो बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के और न ही किसी बड़े धनबली परिवार से, एक बेहद साधारण परिवार से हम लोग आते हैं, गांव की पगडंडियों से निकल करके। हमारा गांव जो है कि वो बेलाडानी पड़ता है सदनवा विधानसभा के अंतर्गत, और हम लोग बहुत ही साधारण परिवार से निकल करके विश्वविद्यालय की राजनीति का सफर तय किए, और अभी जो है कि पूरे देश प्रदेश में छात्रों युवाओं के मुद्दों पर लड़ाई करते हैं। छात्र राजनीति की शुरुआत आपने कैसे की और उसमें क्या संघर्ष रहा, उसके बारे में? बेसिकली हमारा 2015 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश हुआ था BA में, और उस टाइम पे छात्र संघ के चुनाव जो थे 2016 में चुनाव हुए, लेकिन उसके पहले जो है कि हर पीढ़ी में हर साल जो है कि अच्छे अच्छे छात्र नेताओं की विश्वविद्यालय में एंट्री होती थी, और वो आज सभी लोग जहाँ पर हैं अपने संघर्ष के दम पे और अपने काम के दम पर एक पहचान बनाए हुए हैं। तो उन लोगों के साथ ही, उन सीनियर्स के साथ ही हम लोगों का रहना हुआ, उनके आगे पीछे चलते हुए हम लोगों ने छात्र राजनीति में प्रवेश लिया। और 2016 में, जैसा मैं आपको बताया, छात्र संघ का चुनाव गोरखपुर विश्वविद्यालय में हुआ। उस समय मैं BA सेकेंड ईयर का विद्यार्थी था, और शुरुआत से ही हमारी टीम बहुत अच्छी थी, और हमारी टीम में बहुत सारे जो है कि पढ़ने वाले लड़के भी थे, कुछ क्रांतिकारी तेवर के लड़के थे, बहुत सारी हमारे साथ की लड़कियां भी थीं जो पढ़ाई के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी खुली विचार रखती थीं। तो उन सबके साथ हम लोगों ने मिल करके और 2016 की राजनीति में अपने आप को शामिल किया, और उसके बाद से हम लोग छात्र राजनीति में आगे बढ़ते गए। जब आप छात्र राजनीति की शुरुआत की तो आपने अपना प्रेरणा किसको माना? आपके वहाँ पे प्रेरणा स्रोत कौन थे कैंपस में? देखिए, कैंपस में अगर देखा जाए तो हम लोग जब विश्वविद्यालय में आए थे तो उस समय सूर्यप्रकाश सिंह कौशिक भैया, जब हम लोग बीच में जीवित नहीं हैं, उनको हमारे जो सीनियर्स थे वो सूर्यप्रकाश सिंह कौशिक भैया के साथ काम करते थे, और उनसे हम काफ़ी प्रभावित रहे, और उनका वो जब तक रहे उनका बहुत स्नेह आशीर्वाद हमको मिलता रहा। उसके अलावा किसी एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल होगा। उस समय के सारे छात्र नेता, चाहे किसी दल से जुड़े रहे हों, चाहे हम उनके पक्ष में रहे हों, चाहे उनके खिलाफ में रहे हों, सारे लोगों का स्नेह मुझे मिलता रहा, और सब लोग मुझे अवसर मिलने पर गाइड करते रहे। योगेश जी, आप छात्र राजनीति के उपजे हुए फसल हैं, और अभी देखा गया है कि यूपी सहित तमाम ऐसे राज्य हैं जहां विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव बंद हैं। तो क्या छात्र संघ के चुनाव बंद होना वो नेतृत्व विहीन समाज को की तरफ ले जा रहा है? देखिए, जैसे जो पूरा लोकतांत्रिक हमारा स्ट्रक्चर है उसमें कहा गया है कि जो छात्र संघ का चुनाव होता है वो लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला होती है। जिस तरीके से देश में पूंजीवाद हावी हो रहा है, सरकार की ये मंशा है कि राजनीति में साधारण गांव से चल करके किसान परिवार का, मजदूर परिवार का लड़का कभी नेतृत्व ना कर सके। वो हमारे ऊपर नेतृत्व थोपना चाहते हैं। पायलट पॉलिटिक्स हावी है, लोग हवाई जहाज पे बैठ करके आते हैं, उनकी लैंडिंग होती है, और साधारण परिवार के जो कार्यकर्ता होते हैं उनका झंडा उठाते हैं, उनकी दरी बिछाते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो छात्र संघ चुनाव बंद होने से जो छात्र संघ की जो कोख से निकल कर जो लोग नेता बनते थे उनके लिए आज एक बहुत ही कठिन डगर हो गया है। और मुझे लगता है कि जो भी लोकतांत्रिक सरकारें इस देश में आगे आएंगी वो छात्र संघ चुनाव को लेकर के बहुत सकारात्मक रहेंगी। जब हम आपके बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो जब आप विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे, तो उससे पहले आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ करके आप ऐसे काम कर रहे थे एक एज ए कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन फिर जब छात्र संघ का चुनाव आया तो आपने निर्दल चुनाव लड़ा, और फिर से आप NSY जो कांग्रेस का जो छात्र संगठन उसमें आप शामिल हो गए। तो विद्यार्थी परिषद से लेकर के NSY तक की यात्रा कैसे हुई? बहुत टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से अगर बात किया जाए तो हम लोग जब विश्वविद्यालय में आए थे तो हमें पता ही नहीं था कि विद्यार्थी परिषद क्या है, NSY क्या है,
चाहे समाजवादी छात्र सभा क्या है, एक समझिए कि कच्चे मिट्टी की बर्तन की तरह हम लोग थे। तो जिन लोगों से हमारे संबंध स्टेब्लिश हुए वो लोग विद्यार्थी परिषद में काम कर रहे थे। 2016 में जब इलेक्शन हुआ तो तमाम कैंडिडेट ऐसे थे जो विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, लेकिन हमारे उनसे इंडिविजुअल संबंध अच्छे थे। तो उनके साथ रहते हुए, उनके साथ काम करते हुए हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पे भी गए, वहाँ से जुड़ाव बना। तो स्वाभाविक सी बात है, आप जिस सराउंडिंग में रहते हो ऐसे लोगों से संबंध बन जाता है। लेकिन जब आपने कहा कि जब हमारी चुनाव लड़ने की बारी आए, तो चूंकि उस टाइम पर हम लोग किसी अन्य दल से कोई जुड़ाव था ही नहीं, ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं था। सारी जो सराउंडिंग थी वो आरएसएस चाहे बीवीपी पृष्ठभूमि के लोगों के आसपास घूम करके रहती थी। तो हमारी टीम के लोगों ने ये कहा कि विद्यार्थी परिषद से आपको चुनाव लड़ना है, और हमने 16 के इलेक्शन में विद्यार्थी परिषद के लोगों के लिए काम किया था। तो अपेक्षाएं थी कि विद्यार्थी परिषद जो है कि अपने कार्यकर्ताओं पर चाहे अपने लिए काम करने वाले लोगों की सुनेगी। लेकिन जब हमारा इलेक्शन आया तो जिम्मेदार लोगों ने ये कहा कि एज ए वर्कर, एज ए कार्यकर्ता योगेश प्रताप सिंह से और उनकी टीम से अच्छा हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन चूंकि आप बाबू साहब हैं, आप छात्री समाज से आते हैं, तो आपके लिए अध्यक्ष और महामंत्री का पद बना हुआ है। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है जो विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को जोड़ती है, और अंत में उसका परिणाम क्या रहता है। तो मुझसे कहा गया कि अब बाबू साहब हैं तो आप इस बार चुनाव न लड़िए, आपको अध्यक्ष मंत्री लड़ना है। तो मैंने कहा था कि ये जरूरी थोड़ी कि बाबू साहब पंडित जी लोग अध्यक्ष महामंत्री लड़े, आप किसी शेड्यूल कास्ट के किसी एसटी स्टूडेंट के बच्चे को भी अध्यक्ष मंत्री लड़ा दीजिए। हम पुस्तकालय मंत्री लड़ना चाहते हैं, हमारे साथ की टीम की यही मांग है। तो विद्यार्थी परिषद ने सिरे से खारिज करते हुए अपनी जो सामंतवादी सोच थी उसको दिखाया। उसने कहा कि एससी एसटी कभी भी अध्यक्ष मंत्री पर नहीं लड़ेंगे, और आप पुस्तकालय मंत्री लड़ना चाहते हैं तो इस बार आप बैठ जाइए, अगली बार आप चुनाव में आइएगा, हम आपका मदद करेंगे। तो वहीं से मेरा मन खिन्न हो गया। मैं सोचा कि जो संगठन राष्ट्रवाद की बात करती है, जो संगठन हमेशा देश हित की बात करती है, जब टिकट देने की बात होती है, जब ताकत देने की बात होती है, तो उसमें जात का एंगल लेकर के चली आती है, फिर पैसे का एंगल लेकर के चली आती है। हम आपसे पहले बताया कि हम बहुत साधारण परिवार से आते हैं, न कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है, न ही किसी बड़े धनबली के घर से हम लोग आते हैं। तो जो ये सारी चीजें थी वो विद्यार्थी परिषद के फ्रेम में हमको फिट नहीं करती थी। और मैंने शुरू से कभी भी स्वाभिमान से और अपने लोगों की राय मसला पे मैं सारा काम करता रहा हूँ। तो हमारे लोगों ने कहा कि चुनाव आपको लड़ना है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, और बदकिस्मती रही चुनाव नहीं हुआ, वरना परिणाम कुछ अच्छा आया होता। आपने विद्यार्थी परिषद से जब हटे और जब चुनाव लड़ा, तो उसके बाद आपने एनएसवाई को ही क्यों विकल्प के रूप में चुना? वहाँ छात्र सभा भी है, विश्वविद्यालय में काम करती है, आयसा है, दिशा है, तमाम छात्र संगठन काम, लेकिन आपने एनएसवाई को ही प्राथमिकता क्यों दिया? देखिए, जैसे हम लोग जब अपनी आरंभिक शिक्षा जब हमारी आरंभ होती है, चाहे उसके पहले भी हम घर पे होते हैं, तो हम जिन आदर्शों, जिन महापुरुषों के बारे में सुनते आए हों, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे नेहरू हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, अम्बेडकर जी हों, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, तो एक विचारकों का, एक क्रांतिकारियों का, आंदोलनकारियों की जो पूरी फहरिस्त आप उठा के देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी से और उसकी विचारधारा से मिलती जुलती है। हम लोग न चाहते हुए भी उनको बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं। मुझे पता भी नहीं था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जो इनके आदर्शों पे काम करती है। तो हमारा झुकाव उस आइडियोलॉजी की तरफ था, और मैं एनएसवाई को, जो कांग्रेस के छात्र संगठन है, उन महापुरुषों की विचारधाराओं के सबसे सन्निकट पाया, फिर उन लोगों से जुड़ा हुआ, और तब से लेकर के आज तक हम लोग एनएसवाई के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। अभी भी आप एनएसवाई के राष्ट्रीय संयोजक हैं, लेकिन अन्य छात्र संगठनों के लोगों से आपके संबंध कैसे हैं? मैंने छात्र राजनीति में, चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन में, दलीय बाध्यताओं को तोड़ करके हमेशा, इवन चाहे वो आरएसएस का भी कार्यकर्ता हो, यदि उसकी मांग जमीन होती है, मैं हमेशा सबसे पहले एक छात्र के रूप में हर विद्यार्थी को देखता हूँ, चाहे वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ रहा हो, और मैं किसी के साथ न्याय करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता हूँ। मेरे पास कोई विद्यार्थी आता है, चाहे वो किसी संगठन से जुड़ा होता है, मुझे लगता है जो मेरे पास आया है तो उसे एक उम्मीद है, और मैं उसकी उम्मीदों पर काम करने का प्रयास करता हूँ। मेरे सभी दलों में, चाहे वो एबीवीपी हो, चाहे छात्र सभा, चाहे अम्बेडकरवादी छात्र सभा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे लेफ्ट के कोई भी संगठन हो, राइट विंग के लोग हों, चाहे एनएसवाई के लोग हों, सबसे मेरे संबंध बहुत मधुर है। योगेश जी, क्योंकि आप छात्र राजनीति के और सक्रिय रहे छात्र राजनीति में, तो क्या छात्र राजनीति में ऐसे कभी इश्क वगैरह हुआ था? देखिए, इस मामले में बहुत टू बी ऑनेस्ट, हम लोग विद्यार्थी राजनीति में थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि महिलाओं से भी और अन्य समाज के अन्य वर्ग के लोगों से भी इंटरेक्शन होता है, तो जुड़ाव रहा है, तमाम लोगों जुड़ाव रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ऑन कैमरा इन सब बातों का बहुत मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो मेरी पहचान हो वो मेरे कामों से हो, और मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूं, फ्यूचर में क्या करूंगा, इस पे बातचीत हो। ये सब जो है कि व्यक्तिगत बातें होती हैं, जिनको गोपनीय रखा जाए तो अच्छा रहता है। अभी देश में एनईपी आई, चूंकि आप छात्र संगठन से जुड़े हैं,
तो सवाल जायज भी है और बनता भी है, सवाल आपसे पूछ रहे हैं। एनईपी को लेकर के एनएसयूआई का क्या रुख है, क्योंकि सत्ता पक्ष जहां तक कहता है कि एनईपी इस देश में शिक्षा में क्रांति लेकर के है, तो एनईपी को लेकर के एनएसयूआई और व्यक्तिगत योगेश सिंह की क्या उस पर राय है? मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसमें न्यू शब्द को छोड़ करके इसके पूरे सिस्टम के खिलाफ हूँ। एनईपी शिक्षा से, खास करके हायर एजुकेशन से गरीब तबकों को दूर करने का एक सुनियोजित प्रयास है। सरकार नहीं चाहती है कि जो बच्चे, हम लोग 2200 रुपये 2300 रुपये में स्नातक कर लिए, हॉस्टल में हम लोग जो है कि 2200 रुपये देकर के रह लिए, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ये पूर्ण रूप से शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया गया है। इसमें अब साधारण परिवार से आने वाले लोग, जिनके घर पे जो आय है वो किसानी है, मजदूरी से, गरीबी से जो लोग पल बढ़ करके आगे पहुंच रहे हैं, उनके लिए विश्वविद्यालयों के दरवाजों को बंद करने का सुनियोजित प्रयास हो रहा है। इसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास की आपने लंबी चौड़ी बातें की हैं, लेकिन आप पूरा इनका पैटर्न देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ परीक्षाएं हो रही हैं। जो उनका सीबीएसई प्रणाली है, कभी आप असाइनमेंट के नाम पे, प्रोजेक्ट के नाम पे आप लगातार बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा के लिए मतलब आप तैयार कर रहे हैं, सिर्फ उनसे परीक्षाएं ले रहे हैं। तो जो उनका सर्वांगीण विकास होना था, उनका जो सोशल डेवलपमेंट होना था, जो उनका कल्चरल डेवलपमेंट होना था, वो रुक गया है। पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो इंटर तक हम लोग बाकायदा जो एक आरंभिक जीवन का होता है कि हम लोग सेमेस्टर वाइज एग्जाम देते थे और भी एग्जाम देते थे, तो ठीक था। आपके जीवन में 12वीं तक अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप स्नातक स्तर पे आते हैं तो सिर्फ एक आप किताबी कीड़ा नहीं होते हैं। इसके अंदर जब आप स्नातक में आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका समाज और अपने परिवेश को लेकर क्या दृष्टिकोण है, तो वो दृष्टिकोण खत्म होता जा रहा है। आज का जो विद्यार्थी है पीठ पे बैग टांग करके आ रहा है और सालों साल बस परीक्षाएं दे रहा है, परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, मूल्यांकन को लेकर परेशान रह रहा है। और उसके बाद से जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है तो आप देखेंगे कि आपका सिलेबस जो है कि भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसकी एक बाध्यता है कि हर आपको 3 महीने में एग्जाम ले लेना है। तो इसमें क्या, जो शिक्षक है, स्वयं शिक्षक भी संतुष्ट नहीं है, आप अपने बच्चों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तब तक आपको एग्जाम लेना पड़ जा रहा है। तो चाहे विद्यार्थी हो चाहे अध्यापक हो, विद्यार्थी मुखर होकर के और जो अध्यापक है वो बहुत धीमी आवाज में ही सही इस पूरे एजुकेशन पॉलिसी के विरोध में है। विश्वविद्यालयों की इस समय स्थिति क्या है? क्या जैसे देखा गया विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा शुल्क, परिणाम और नियुक्तियां, इस समय उत्तर प्रदेश, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो इस समय विश्वविद्यालयों में की स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है? विश्वविद्यालय आज जिस सोच के साथ खोले गए थे उससे काफी दूर जा चुके हैं। आप देखेंगे कि विश्वविद्यालयों के अंदर पहले जो कॉन्सेप्ट था विश्वविद्यालय को इंद्रधनुष समझा जाता था, जहाँ पे सारी विचारधाराओं के लोग, सारे क्लास के लोग, सारी पृष्ठभूमि के लोग आकर के पढ़ाई लिखाई करते थे। चाहे जो नियुक्तियां भी होती थी तो उसमें नियुक्तियों में कहीं भी आपको यह नहीं दिखेगा कि फला वर्ग के ही लोगों को, फला विचारधारा वर्ग के ही लोगों को आगे किया जा रहा है। सब लोगों के लिए एक समान अवसर था। लेकिन पिछले करीब 2014 से आप देखेंगे तो संस्थाओं की स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय का संघीकरण कर दिया गया है। विश्वविद्यालय में चाहे हमारे सोर्सेज हों, चाहे विश्वविद्यालय की और भी व्यवस्थाएं हों, चाहे नियुक्तियां हों, सब में साफ तौर पे राजनीतिक दखल दिखाई देती हैं। जिन लोगों का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो लोग आसानी के साथ, और तो अब समाज में धड़ल्ले से बातें चल रही हैं कि नियुक्तियों की अपनी एक खुली रेट हो रही है, उस रेट को लोग दे रहे हैं, नियुक्तियां पा जा रहे हैं। तो प्रतिभाओं को छोड़ करके पैसों के पीछे भागने का जो कल्चर विश्वविद्यालयों के अंदर शुरू हुआ है, जो पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय को मूल उद्देश्यों से भटका रहा है। और मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों का संघीकरण नहीं होना चाहिए। हर दल के, हर विचारधारा के और हर आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों का विश्वविद्यालय में समावेश होना चाहिए और विश्वविद्यालय को इंद्रधनुष की तरह देखा जाना चाहिए। और अभी इस उद्देश्य से विश्वविद्यालय काफी पीछे हटते जा रहा है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जी लगभग आप 10 साल पहले विश्वविद्यालय में छात्र संघ से अपनी राजनीति की शुरुआत किए थे, तो तब की राजनीति और अब की राजनीति में अंतर क्या है और छात्र संघ के चुनाव न होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, जब हम लोग विश्वविद्यालय की राजनीति शुरू किया, तुमने बताया कि हमारे टाइम पे संघर्षशील छात्र नेताओं की फौज होती थी। आज क्या है कि वो फौज खत्म होती जा रही है। पहले 4-4, 5-5 दोस्तों के बीच में एक स्मार्टफोन हुआ करता था, एक एंड्रॉइड फोन हुआ करता था, और उसी एक फोन में 5-5, 6-6 फेसबुक अकाउंट लॉगिन हुआ करते थे। तो हम लोगों का जो पूरा संघर्ष होता था वो जमीन पर होता था। हम लोगों को पता ही नहीं था कि हम लोग सोशल मीडिया से भी नेता बन सकते हैं। तो हम लोग जमीन पे काम करते थे और
अच्छा खासा संघर्ष करते थे। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो उस टाइम का सबसे दोयम दर्जे का छात्र नेता था, वह वर्तमान के छात्र नेताओं से काफी बेहतर था। आज के दौर में भी छात्र नेता बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष के साथ साथ ऐसे लोग भी अपने आप को आगे लेके चले जा रहे हैं जो सिर्फ रीलबाजी कर रहे हैं, फोटोबाजी कर रहे हैं, जमीन पे उनका काम नहीं है। और वर्तमान पीढ़ी के जो छात्र नेता संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो सभी काबिले तारीफ हैं। और आपने एक सवाल और पूछा है कि छात्र संघ का जो चुनाव है उसको बंद कर दिया गया, इसके पीछे ना होने का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण सीधी सी बात है कि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो 2017-18 से हमने अपना खुद का चुनाव लड़ना स्टार्ट किया। तो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट रहती थी, हर बार यह जाती थी कि विद्यार्थी परिषद के लोग जो है कि चुनाव में सारे पदों पर करारी हार पाएंगे। सच्चाई यही है। अब इसके अलावा चाहे जो आप बहाने बना ले विश्वविद्यालय कहता है कभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से चुनाव नहीं हो पाएगा। मैं कह रहा हूं कि जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया है, जिस उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जिसमें कि सरेआम हत्याएं हो जा रही हैं, महिलाओं की साड़ियां फाड़ी जा रही हैं, लोग पर्चे नहीं भर पा रहे हैं, अब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करवा ले रहे हैं, अब सारे चुनाव करवा रहे हैं। सिर्फ आपको शासन चुनाव से डर क्यों है? क्योंकि इस देश का पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है उसको आप उठा के देखेंगे तो छात्र राजनीति हमेशा सत्ता से टकराती रही है, चाहे वो सरकार किसी की रही है। इस देश में छात्र नेताओं का एक ऐसा कौम रहा है जो सत्ता के साथ कभी नहीं गया। छात्र नेता और छात्र बिरादरी जो होती है सत्ता के खिलाफ रहती हो, चाहे सत्ता किसी की हो, क्योंकि छात्र नेता जो होता है वह सरकार के जन विरोधी नीतियों का विरोध करता है और सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार से विरोध का स्वर उठे, इसलिए उसे कोख में ही मारने का प्रयास किया जाता है। और दूसरी बात, ये जो पूरी गवर्नमेंट चल रही है, पूरा देश जान रहा है कि कुछ कैपिटलिस्ट टाइप के लोग इस पूरे गवर्नमेंट को चला रहे हैं, तो सरकार भी अपनी जिम्मेदारी उन पूंजीवादी ताकतों की तरफ ही महसूस करती है और वो उन्हीं के लिए रास्ता बनाती है। आज आप देखिए राजनीति में भी सीधे लोग जो कभी संघर्ष नहीं किए, कभी अपने विधानसभा की आवाज नहीं उठाए, 27 का इलेक्शन आ रहा, आप देखेंगे सीधे उनकी लड़नी हुआ, कोई चुनाव लड़ी, उनको विधायक बनाया जाएगा। तो पूर्ण रूप से आम गरीब साधारण परिवार के लोगों को राजनीति से दूर रखते हुए, नेतृत्व से दूर रखते हुए, उन्हें किसी व्यक्ति विशेष का, किसी संगठन विशेष का बंधुआ मजदूर बना करके ट्रीट करने के लिए ये छात्र संघ की राजनीति को सुनियोजित तरीके से खत्म किया जा रहा है। योगेश जी, आप कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक हैं। 2014 से ऐसी कौन सी स्थिति और परिस्थिति बनी कि कांग्रेस लगातार देश के सत्ता से भी दूर है और तमाम राज्यों के सत्ता से दूर है? खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बात करें तो लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से दूर है। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? देखिए, ये एक सवाल तो जो आपका है कि कांग्रेस जो है सत्ता से लगातार दूर है, तमाम राज्यों के सत्ता से दूर है लगातार। हाँ, आप तो हिंदी बेल्ट में आप कह सकते हैं कि हिंदी बेल्ट में लगातार कमजोर हुए हैं। उसके पीछे का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको आप ऐसे समझिए कि जब क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तो क्षेत्रीय दल जो है वो जातिगत आधार पे जो है कि अपना एक वोट बेस जो है कि तैयार कर लें। कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर के अभी तक आप देखेंगे उसके पास किसी एक जात विशेष का कोर वोट नहीं है। हम लोग समावेशी विचार से काम करते हैं और उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो हिंदी बेल्ट का हमारा राज्य है, मंडल राजनीति के आने के बाद से बहुत तेजी के साथ जातिगत राजनीति जो है कि इस पूरे हिंदी बेल्ट में हावी हुआ, जिसमें हम लोग पिछड़ गए। हम लोग हमेशा देश के बारे में बात करते रहे और जो क्षेत्रीय दल थे वो जात के बारे में बात करते हुए अपना एक कोर बेस जो है वो तैयार करते गए। तो कांग्रेस इसमें विफल हो गई है। हालांकि जातिवाद, धर्म के नाम पर बहुत लंबी राजनीति आप नहीं कर सकते। और आप देखेंगे जिस तरीके से इस बार 2024 का इलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी जी ने जो संविधान का मुद्दा चलाया, उस पे पूरे देश का जो एससी कम्युनिटी था, जिनको लगता था, जो लोग संविधान में भरोसा रखते हैं, वो सभी लोग एकाएक कांग्रेस की तरफ मूव किए। और आप देखेंगे प्रत्याशित रिजल्ट उत्तर प्रदेश से आया। जो लोग 80 की 80 सीटें जीतने का दावा करते थे वो जो है कि धड़ाम से गिर गए हैं और बैसाखियों पर उनकी सरकार चल रही है। तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर बेहतर कर रही है। हम लोग संगठन में भी लगातार काम कर रहे हैं। संगठन चाहे हमारा फ्रंटल संगठन हो, चाहे मेन बॉडी का संगठन हो, लगातार नए परिवर्तन हो रहे हैं, नए लोगों को आगे लाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी आपको बहुत बेहतर करते हुए दिखाई देगी उत्तर प्रदेश में भी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, चूंकि आप लोग कांग्रेस के यूथ नेता हैं, एनएसयूआई के नेता हैं, ऐसा नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो कहीं न कहीं वो कांग्रेस को यूपी में नुकसान पहुंचा रहा है? और 27 में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? क्या वो सपा के साथ गठबंधन रहेगा या आपके नेता कुछ ऐसा विचार कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो हम लोग बहुत साधारण से कार्यकर्ता हैं। गठबंधन का जो निर्णय होता है वो टॉप लीडरशिप करती है
और उनका जो सोचने का नजरिया होता है हमारे सोचने नजरिए से अलग हो सकता है। अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि हम 403 सीटों पर गठबंधन हो चाहे ना हो, कांग्रेस पार्टी को पूरे 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ता तैयार करने चाहिए, बूथ लेवल मैनेजमेंट स्टार्ट करना चाहिए। गठबंधन होता या नहीं होता ये टॉप लीडरशिप का काम है, वो लोग तय करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमारा 403 विधानसभाओं में एक एक बूथ पर कार्यकर्ता होना चाहिए। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। और कांग्रेस लगातार संगठन सृजन अभियान चला रही है और भी बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले से बेहतर करने का प्रयास चल रहा है। और रही बात समाजवादी गठबंधन के साथ फायदे की या नुकसान की, तो इसको आप एक तराजू पे नहीं तोल सकते हैं। जो पिछला इलेक्शन गया वो रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन यही जो गठबंधन हमारा 2024 में हुआ तो पूरे देश ने देखा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की एक लहर चली, एक हवा चली। तो हो सकता है 24 को दोहरा दिया जा सकता है। इसमें इस समय युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक का। जो भी बड़े एग्जाम हो रहे हैं उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो क्या इस पर योगेश सिंह क्या व्यक्तिगत और एनएसवाई या संगठन के लीडर के रूप में उनका क्या मंतव्य है? पेपर लीक हो, चाहे भी आपने देखा होगा कि सीबीएसई ओएसएम प्रणाली जो आई जिसमें तमाम खामियां देखी गई स्कैनिंग में, चाहे बच्चों के जो कापियां वो ब्लर दिखाई जा रही हैं। और 7 साल पहले जो सीबीएसई में पासिंग परसेंटेज था वो 7 साल के पीछे चला गया है। इस बार मतलब सीबीएसई ने पूर्ण रूप से विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। और सिर्फ आप एक पेपर लीक नहीं कर सकते हैं, आप जो है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ। मैं तो गोरखपुर में बैठा हुआ हूँ, यहीं सेंट्रल न्यूज सेंटर पे आपने देखा होगा एसएससी जीडी की परीक्षा थी और किस प्रकार से गड़बड़ियां देखी गई। तो माइक्रो लेवल से लगाए मैक्रो लेवल पर लूप होल्स जो है कि पूरे हमारे परीक्षा सिस्टम में दिखाई दे रहा है, परीक्षा प्रणाली में दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ न केवल संस्थाएं, अभी तो मैं कहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी स्वयं इन्वॉल्व हैं। नैतिकता इनकी खत्म हो चुकी है। इनके कार्यकाल में पेपर लीक होने का रिकॉर्ड टूट गया है, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर न तो नैतिकता है न ही छात्रों के प्रति ये गंभीर है। और इनके अंदर थोड़ी सी नैतिकता बची होती, गंभीरता बची होती, तब तक इस्तीफा दे चुके होते और पूरे परीक्षा प्रणाली को बदल दिया गया होता। योगेश जी, जनवरी में एक मुद्दा आया, यूजीसी का मुद्दा। यूजीसी का मुद्दा जैसे ही आया वैसे देश के जो कैंपस थे वो जलने लगे। एक तरह से जाति हिंसा हम अगर उसे कहें तो वो मिथक नहीं होगा। योगेश सिंह यूजीसी को कैसे देखते हैं या एनएसवाई यूजीसी को कैसे देखती है जो नए नियम आए? देखिए, आपको मूलभूत समस्याओं से भटकाने का जो प्रयास होता है बीजेपी के द्वारा लगातार किया जाता है। विश्वविद्यालय आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या को लेकर के परेशान है। विश्वविद्यालय अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर परेशान है। विश्वविद्यालयों के अंदर बैठती हुई संघीकरण की समस्या को लेकर के परेशान है। लेकिन आप लगातार देख रहे होंगे पिछले 7-8-10 सालों से विद्यार्थी जो ये कौम है लगातार सरकार से सवाल पूछ रही थी। और 2024 के इलेक्शन में युवाओं ने एकजुट होकर के इस सरकार के खिलाफ मैंडेट लाया। तो सरकार ने सोचा कि ऐसा कुछ क्या किया जाए कि जिससे जो विद्यार्थी है, जो बेरोजगारी के मसले पे सवाल कर रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम पे सवाल कर रहा है, वो अपने लोगों में ही आपस में लड़ जाए। तो सुनियोजित तरीके से इस चीज को लाया गया और फिर सुनियोजित तरीके से इस चीज को अभी ठंडे बस्ते में डाला भी गया है। जो उनका उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया और विद्यार्थियों को आपस में लड़ाना चाहते थे, जातियों के नाम पे संघर्ष कराना चाहते थे। और हमने देखा कि पूरे देश के विश्वविद्यालयों में किस प्रकार से वैमनस्यता बढ़ी है। तो इन तमाम विषयों को लेकर के हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमेशा मूलभूत समस्याओं से ध्यान हटाना चाहती है और वो नफरत की राजनीति करती है। और जबकि हमारे नेता जो होते हैं वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय में ऐसे कोई भी कानून, ऐसी कोई भी बात जो विद्यार्थियों के बीच में वैमनस्यता को बढ़ाए, उनके बीच में दूरी को बढ़ाए, ऐसी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। और सरकार को बाहियात जो है कि सवालों पर बातचीत न करके हमेशा हमारी शिक्षा व्यवस्था को कैसे सही किया जा सकता है, विश्वविद्यालयों में और कैसे सुधार किए जा सकते हैं, प्राथमिक स्तर पर जो सुधार हो सकता है उस पर बातचीत करनी चाहिए। योगेश सिंह इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के नेता हैं या संगठन के? मैं ईमानदारी से बताऊं तो हम लोग कभी संगठन का नेता बनने हम यूनिवर्सिटी में आए नहीं थे। हमारे साथ के साथियों का मन था कि हम विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ें। हम लोग छात्र संघ की तैयारी किए, बहुत बढ़िया तैयारी किया गया, अच्छे चुनाव लड़ा गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से विश्वविद्यालयों में ताले लगा दिए गए हैं। छात्र संघ के चुनाव पर ताले लगे हुए हैं। तो उसके बाद से जब आप एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं, आपको लंबी लड़ाई लड़नी होती है। तो जब आप एक साधारण से परिवार से आते हैं, आपके पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है,
तो आपको कोई न कोई एक रास्ता चाहिए होता है। तो हम लोग गांधी के रास्ते पर चलना स्वीकार किए, तो एनएसवाई को हमने ज्वाइन किया। फिर एनएसवाई में हम लोगों ने विश्वविद्यालय से काम करते हुए प्रदेश की कमेटी में हमने काम किया। उसके बाद से संगठन को लगा तो उसने हमको उड़ीसा जैसे महत्वपूर्ण राज्य का को इंचार्ज बनाया, एनएसवाई का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। तो लेकिन बेसिकली अगर मुझसे आप व्यक्तिगत पूछेंगे तो मैं हमेशा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का नेता बनना चाहता हूँ, और मेरा प्रयास अभी भी यही है कि जब भी चुनाव लड़ने का अवसर मिले तो हम वो चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ करके अपने लोगों के लिए काम किया जाए। योगेश जी, विपक्ष में रहकर आंदोलन करना आसान है कि सत्ता में बैठ करके काम करना? मैं अगर व्यक्तिगत कहूँ तो अगर किसी को राजनीति की शुरुआत करनी हो, किसी को राजनीति करना हो, तो हमेशा सत्ता के विरोधी दल में जाकर के काम करें। क्योंकि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको आंदोलन करने का अवसर मिलता है, आप सरकार के हर एक नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन जब आप सत्ता के साथ चले जाते हैं, खास करके बीजेपी की जो राजनीति है, जब बीजेपी की राजनीति में आप चले जाते हैं, सत्ता की राजनीति में आप चले जाते हैं, तो आपके जीवन में बस एक काम बचता है कि एकल पुष्प देकर के स्वागत कीजिए, अंगवस्त्र देकर के स्वागत करिए, पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करिए। उसके अलावा आपके पास छात्रों के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दों पर संघर्ष करने की कुव्वत खत्म हो जाती है। आप तो सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं, आप रेप पर नहीं बोल सकते हैं, सरकार आपको घेर लेगी। तो आपको कहीं न कहीं जो है कि सत्ता की चरण वंदना में घूमना पड़ता है। और जब विपक्षी दल की राजनीति करते हैं तो आपको खुल करके सत्ता के खिलाफ बोलने का, सत्ता के खिलाफ लड़ने का, संघर्ष करने का एक अवसर मिलता है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं जब से राजनीति की शुरुआत किया, जैसे आपने बताया कि आरंभिक जीवन हमारा विद्यार्थी परिषद के लोगों के साथ बीता, तो जब मैं विद्यार्थी परिषद के साथ था तब समाजवादी पार्टी सरकार में थी, और अभी मैं एनएसवाई में हूं तो बीजेपी सरकार में है। तो मुझे करीब विपक्ष में रहते हुए 10 से 11 साल सड़कों पर काम करने का अवसर मिला, विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना देने का अवसर मिला, और देश प्रदेश में काम करने का मौका मिला, जो शायद सत्ता के साथ रहकर के हमको कभी नहीं मिलता। योगेश जी, अभी आपने कहा कि अगर छात्र राजनीति करनी है तो सत्ता से सवाल पूछा जाना चाहिए और छात्र नेता को विपक्ष में ही रहना चाहिए। भविष्य में अगर कहीं कांग्रेस की सरकार यूपी या केंद्र में बनती है तो क्या योगेश प्रताप सिंह को पुनः विद्यार्थी परिषद में देखा जा सकता है, या भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है? नहीं, जैसे मैंने ये नहीं कहा कि आपको विपक्ष में रहना है, मैंने ये कहा कि यदि आपको राजनीति की शुरुआत करनी है, यदि आपको राजनीति करना है तो आपको तपाना पड़ेगा, और तपाने के लिए आप सत्ता के साथ जाकर खुद को नहीं तपा पाएंगे। हमने तो विपक्ष में रहते हुए 10 साल दिया ना, अपने जवानी का जो सबसे क्रीम वक्त था हमने दिया। हम जिस परिवार से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, बहुत खुलकर बात किया जाए तो हम लोग क्षत्रिय समुदाय से आते हैं। हमारा जो पूरा समुदाय है आज कहीं न कहीं बीजेपी के पास जाकर के खुद को समाहित किया हुआ है। लेकिन हम लोग, हमारे पास बढ़िया अवसर था, बीजेपी में जा सकते थे, हमारे लोगों से संबंध अच्छे थे, लेकिन हमने सत्ता के साथ न जाकर के विपक्ष के साथ सड़कों पर संघर्ष करना स्वीकार किया है। तो मेरा ये कहना है कि जब आपको राजनीति की शुरुआत करनी हो, जब आपको अपनी पहचान बनानी हो, तो आप पहचान हमेशा सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ करके, जनहित के मुद्दों को उठा करके कर सकते हैं। हाँ, जब आप सत्ता में जाते हैं तो यदि आपकी हैसियत है, आप सत्ता में बैठे हुए, यदि आपकी हैसियत है कि आप मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, जिलाधिकारी से अपनी बात मनवा सकते हैं तो सत्ता में रह के लोगों का काम करिए। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट में इस हैसियत में कोई नहीं है। आज की स्थिति है तो यहाँ के विधायक मंत्री तक की हैसियत नहीं है कि वो थाने पर फोन कर दें। तो मुझे नहीं लगता कि आम कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद से निकल करके आरएसएस में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इतनी हैसियत है कि जनहित के मुद्दों पर काम कर लेंगे। तो यदि आपको जनहित के मुद्दों पर काम करना है तो आप बीजेपी, खासकर बीजेपी सरकार के खिलाफ आके काम करिए, तभी आप जो सड़क पे काम कर पाएंगे। वरना आप जो है कि एकल पुष्प, अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ देने का भरपूर अवसर आपके पास रहेगा, आप पूरा जीवन यही करेंगे। आज से 10 साल बाद योगेश प्रताप सिंह अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं बहुत आगे की बात नहीं करूंगा, लेकिन जहां से हमारा सफर शुरू हुआ, हम लोग गाँव मेड़ों से निकल करके आए हुए लोग थे। विश्वविद्यालय जैसे बड़े संस्थान में प्रवेश लेना एक प्रकार से ड्रीम होता है, और हम लोग विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में न केवल प्रवेश लिए बल्कि अपने संघर्ष के दम पर, अपने साथियों के हौसलों से, उनके सहयोग से हम लोगों ने विश्वविद्यालय में अपनी छोटी सी एक पहचान बनाई। उसी पहचान के माध्यम से आज पूरे देश में कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां पर हम लोग चाहें तो 2-4 अपने लोगों को हम लोग खोज न ले, और पूरे देश में कहीं आंदोलन होता तो इसी विश्वविद्यालय की राजनीति से हम लोग ने पूरे देश में अपना एक जो है कि छोटा बहुत पहचान बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का हमारा जो अपना आज तक का सफर रहा वो आगे की तरफ ही बढ़ते गया, हमने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो मैं अब ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है, लेकिन मैं आने वाले 10 सालों में खुद को अपने साथियों के सहयोग से, अपने संगठन के लोगों के सहयोग से, अपनों को स्नेह से खुद को और आगे जाते हुए देखता हूं, और मुझे लगता है कि मैं और अधिक ताकत के साथ और अधिक ऊर्जा के साथ जनहित के मुद्दों को उठाता रहूंगा। आपके छात्र जीवन में ऐसा कौन सा संघर्ष रहा जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे?
बहुत सारे ऐसे अवसर आए। कोई रहा होगा? नहीं, बहुत सारे मोमेंट हैं, एक दो मोमेंट पे चर्चा करना शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जीवन का जो सबसे बढ़िया संघर्ष था वो पूर्व कुलपति राजेश सिंह के खिलाफ जो छात्रावास का आंदोलन चला, जिसमें हम लोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है कि कुलपति आवास का घेराव किए और ऐसे तानाशाह कुलपति के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े जिनके आगे सभी लोग नतमस्तक हो चुके थे। और पूरा छात्रावास, जो खबर जो है कि पूरे देश में वो खबर बने कि छात्र नेताओं ने, छात्रावासियों ने कुलपति कार्यालय को घेर लिया और पूरे शहर में कई दिन तक चर्चा का विषय रहा। तो मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा मेरा छात्र राजनीति का आंदोलन रहा वो रहा। उसके अलावा लगातार मैं हॉस्टल्स के मुद्दे पर, विद्यार्थियों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ता रहा। छात्र संघ के चुनाव के बहुत सारे आंदोलन हुए जो बहुत यादगार रहे। एक पिछला 2022 में जो छात्र संघ का आंदोलन चलाया गया, करीब 45 दिन तक चला और उसे अपने साथियों के सहयोग से हमको लीड करने का मौका भी मिला। तो सारे जो ये स्वर्णिम अवसर है हमारे जीवन में है, किसी एक मुद्दे को पॉइंट आउट कर पाना बड़ा मुश्किल है। योगेश जी, हमारा अंतिम सवाल है, जो आने वाली हमारी पीढ़ी होगी विश्वविद्यालयों में, वो अगर छात्र संघ या छात्र संघ चुनाव की अगर रणनीति करती है तो उनके लिए योगेश सिंह का क्या संदेश है? देखिए, यदि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सोच रहे हैं कि हमको आना छात्र संघ का चुनाव लड़ना है, तो मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहूँगा, यदि आप सिर्फ चुनाव लड़ने के मकसद से आ रहे हैं तो जब तक योगी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर छात्र संघ का चुनाव नहीं होना है, तब आप राजनीति मत आइए। लेकिन यदि आपका उद्देश्य है कि आप राजनीति के माध्यम से इस देश की दशा और दिशा को बदलना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको छात्र संघ की राजनीति करनी चाहिए, छात्रों के मुद्दों को उठाना चाहिए और संघर्ष के दम पर जनहित के मुद्दों को उठाते हुए आपको अपना भविष्य बनाने की तैयारी करनी चाहिए। आज हमारे साथ NSY के राष्ट्रीय संयोजक योगेश प्रताप सिंह जी थे, जो गोरखपुर विश्वविद्यालयों में लंबे समय से छात्र राजनीति कर रहे थे। आज उनका हमने साक्षात्कार किया है। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए बेबाक बातें। धन्यवाद।